फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापति। सीकरनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की थी। उसके बाद में हमने विभाजन वाले सूत्र को देखा, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वाला जो आज वाला लेक्चर्स रहेगा वो केवल और केवल सीबीएसई वालों के लिए रहेगा, क्योंकि सीबीएसई की कोर्स में वो टॉपिक है और आरबीसी की कोर्स में वो टॉपिक नहीं है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आज वाला जो टॉपिक है सीबीएसई वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देखते रहेंगे। लेकिन आज वाला जो कंटेंट है, आज वाला जो वीडियो लेक्चर्स बनेगा आपके लिए, वो केवल सीबीएसई के लिए बनेगा। हाँ, लेकिन सीबीएसई वाले भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक से आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और बाई चांस आपको कोई चीज़ पूछ भी ले तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप के लिए भी ये अच्छी टॉपिक्स रहेगा और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब चलते हैं इसके टॉपिक के ऊपर कि टॉपिक क्या है। और सुनिए, इस टॉपिक से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो 100% एक बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। बड़ा क्वेश्चन की बात करूँ तो 3 से 4 मार्क्स का, मतलब 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बनने वाला है। और वो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, और आरबीएससी की बात करूँ यहाँ पर स्पेशली फॉर आरबीएससी की बात की जाए तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि अब तक जो जितना कोर्स पढ़ाया था वो आरबीएससी के लिए सफिशिएंट था और वही उतना उनका कोर्स था। अब हम कर रहे हैं इस टॉपिक के बाद हमारा ये सीबीएसई का कोर्स है, तो अब सीबीएसई के कोर्स की तरफ चलें। तो यहाँ पर हम सीबीएसई का कोर्स है, हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूले का यूज़ किया है और ये जो फॉर्मूला है आप बचपन से लेके अब तक पढ़ते हुए आए हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। इसके बारे में आपने बचपन से लेके अब तक पढ़ा है। और इस फॉर्मूले का जो है वो क्या है, वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आपने इस तरह पढ़ा होगा। और यहाँ पर हमने लिखा है शीर्ष लंब के बारे में लिखा है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक जो आपने पढ़ा है इस फॉर्मूले के बारे में वो क्या पढ़ा है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और ऊंचाई क्या चीज़ होती थी उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, पहले तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो हमें निकालना आता है। क्या होता है, हमारे पास 3 भुजाएं दे रखी होती है, हम 3 भुजाओं का यूज करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो भुजाएं होती है वो आपके लिए क्या होती है, एक दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही होती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक की बात कर रहे हैं। तो निर्देशांकों के अंदर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो निर्देशांकों के अंदर हम इसका क्षेत्रफल किस तरह निकाल सकते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन हमें ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है और यहीं से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम अगले जो फॉर्मूले हैं, अगला फॉर्मूला कौन सा, जो निर्देशांकों वाला जो फॉर्मूला है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब। देखते हैं ये कैसा फॉर्मूला काम करता है। उसके बाद में आपको जो कोऑर्डिनेट निर्देशांकों वाला जो फॉर्मूला बताऊंगा उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई भी एक त्रिभुज होता है। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ या मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। एक विषमबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों जो भुजाएं होती है वो अलग अलग होती हैं और वो तीनों जो कोण होते हैं वो भी अलग अलग मिलते हैं हमें। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहता है कि हमें क्वेश्चन को किस तरह टेकल करना है। तो इस त्रिभुज के अंदर देखा है हम, तो इस त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, ये ए होता है, ये बी और ये सी। हमने इनके तीनों शीर्षों के नाम रख दिए हैं ए बी सी। अब देखिए हमारे पास जो आधार की बात करूँ तो इसके अनुसार हमारे पास क्या है, बी सी हमारे पास आधार है। अब हमें चाहिए ऊंचाई। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, उसी की बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको चाहिए ऊंचाई और इसलिए यहाँ पर ऊंचाई की जगह अब एक नया वर्ड यूज़ किया है हमने, शीर्ष लंब। देखिए शीर्ष लंब ही एक अच्छा टॉपिक होता है, क्योंकि ऊंचाई जो होती है ना, ऊंचाई आप कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन शीर्ष लंब से आपको ये पता चलेगा कि इसका जो एक शीर्ष है, आप देखिए BC हमारे पास आधार है और ए पॉइंट हमारे से आधार से दूर है और यही हमारा क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। इस त्रिभुज के शीर्ष से आधार पे डाला गया जो लंब होता है, इस
शीर्ष से आधार पे डाला गया जो लंब है यही हमारा क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो ये हमारे पास हो गया शीर्ष लंब और ये हो गया है हमारा एम पॉइंट। तो ए एम हमारे लिए क्या है, शीर्ष लंब। ए एम क्या है हमारे पास, शीर्ष लंब। तो अब हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना है इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग, वो क्या बना है 1/2, यहाँ पर लिखूँ मैं पूरी तरीके से तो क्या लिखूंगा 1/2 BC इंटू ए एम। BC इंटू ए एम लिख दिया है, ये तो हम करते थे बेसिक्स में, क्लियर हो चुका है। अब चल रहे हैं हम निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमें निर्देशांकों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि निर्देशांकों के अंदर ही तो हमारा काम चलेगा। अब निर्देशांकों को काम करना है तो एक काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हटा देते हैं और हम निर्देशांकों वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एक निर्देशांक बात करूँ तो क्या होगा, x1, y1 होगा, ये हमारे ए के निर्देशांक हो गए। अब मैं बी के निर्देशांक की बात करूं तो मेरे पास बी के निर्देशांक क्या होगा, x2, y2 होने वाला है। सी के निर्देशांकों की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, x3, y3 होने वाला है। तो इस तरह हमारे पास 3 निर्देशांक हुए। और मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति जब शुरू की थी तभी मैंने बोला था कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आप जितने भी सूत्र का प्रयोग करेंगे उन सूत्रों के अंदर आपको जो वैल्यू है वही रखनी है। सूत्रों से आपको कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सर पहले कौन सा ले बाद में कौन सा ले, आपकी जो इच्छा है आप उसकी तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि आपका जो निर्देशांक है वही निर्देशांक रखना है। वही निर्देशांक का मतलब क्या है, निर्देशांक है -2, 3 तो -2, 3 ही रखना है। आपको ऐसे नहीं करना है सर 2, 3 रख दूँ, हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस चल रहा है, नहीं। और एक चीज़ देखिए, हमारे पास 2-3 निर्देशांक होते हैं तो हम किसी को भी x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मान सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो m है, इस m के भी कुछ निर्देशांक रहे होंगे तो मैं इस m के निर्देशांक ले लेता हूँ x, y। क्लियर हो चुका आपको। यहाँ पर हमें चारों के निर्देशांक मिले, इन चारों के निर्देशांकों की हेल्प से हम यहाँ पर निकालने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक तो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा, अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अब क्या है, दूसरी बार मैं आपको समझा रहा हूँ, सॉरी दूसरी चीज समझाऊं कि यदि हमारे पास फॉर्मूला नहीं हो, फॉर्मूला नहीं है तो अब हम इसका कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे निकाल सकते हैं, आप एक काम कीजिए, ए बी रेखा, बी सी रेखाखंड, ए सी रेखाखंड, ये तीनों के तीनों रेखाखंड है आपके पास। इन तीनों के तीनों रेखाखंडों का मान निकाल दीजिए। इन तीनों के तीनों रेखाखंड का मान कैसे निकाल सकते हैं, दूरी वाले सूत्र से, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का जो सूत्र है उससे हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ए बी एंड ए सी एंड बी सी, ये जो तीनों हैं इनकी दूरियां निकाल सकते हैं। इनकी तीनों दूरियां निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ए एम जो लंब है इसकी भी दूरी निकाल सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं, यदि आपके पास ये नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोज फॉर्मूले के बारे में आपने सुना होगा। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 3 साइड होती है तो उससे भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ये आएगा काम तो हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी काम नहीं आ रहा है। अभी हमारा केवल क्या काम है, निर्देशांक ज्यामिति वाला सूत्र याद करना। अब देखिए आपने अपनी बुक्स में देखा होगा इसका सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का, तो वो आपको बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, इस सूत्र को इस तरीके से आपको याद करवाएंगे कि ये जो सूत्र है आपके लिए एग्जाम में सबसे आसान सूत्र हो जाएगा। यस, मैं गारंटी लेता हूँ आपको जो मैं समझा रहा हूँ आप उस सूत्र को उसी ढंग से समझेंगे तो ये सूत्र आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप चलते हैं आगे कि हम इसको निर्देशांकों में कैसे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABC, हमने वही त्रिभुज ABC लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, त्रिभुज ABC, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। देखिए ये A बिंदु हो चुका है, ये B शीर्ष हो चुका है और ये C शीर्ष हो चुका है। यहाँ से हमें एक त्रिभुज ABC मिला है। इस त्रिभुज ABC के x1, y1, x2, y2 और x3, y3 निर्देशांक हैं। अब देखिए ये त्रिभुज आपको लग रहा होगा प्रथम चतुर्थांश में है, लेकिन मैंने बोला है ये कोई भी चतुर्थांश में नहीं है, ये किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें उसकी वही वैल्यू रखनी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करके बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा, लेकिन ये जो डेरिवेशन है आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। ये डेरिवेशन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में इन द केस पूछ रहे तो आप बता दीजिएगा, बाकी इस डेरिवेशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर हो चुका है आपको। और दूसरी बात क्या है, आपको जो फॉर्मूला है इसका जो लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला है
वही आपके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा इसके डेरिवेशन की। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको क्या पता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है सूत्र, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। ये आपने समलंब चतुर्भुज का पढ़ा होगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पर त्रिभुज ABC। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर दो समलंब चतुर्भुज बनाने वाला हूँ। दो समलंब चतुर्भुज कौन कौन से हैं, पहले उस चीज़ के ऊपर गौर करें। देखिए यहाँ पर दो समलंब चतुर्भुज है आपके पास। समलंब चतुर्भुज की बात करें, देखिए समलंब चतुर्भुज, अब चतुर्भुज का निशान बनाया है मैंने यहाँ पर। तो समलंब चतुर्भुज की बात करूँ तो यहाँ पर ABQ PQ कौन सा है, देखिए ये जो मैंने ब्लैक डॉट कर रखा है ये हमारा बन चुका है एक समलंब चतुर्भुज। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दूसरा समलंब चतुर्भुज है इसको और दोनों को ऐड कर रहा हूँ। दूसरा समलंब चतुर्भुज कौन सा है, आप बात करें तो क्या है, ACRP। आपको दूसरा समलंब चतुर्भुज मिल गया होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों समलंब चतुर्भुज को ऐड करेंगे। इन दोनों समलंब चतुर्भुज को ऐड कर लेंगे तो आपको पास पूरा एरिया मिल जाएगा। पूरा एरिया की बात करूं तो ये जो पूरा एरिया है आपको पास पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमें तो ये क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज का ही क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरे जो समलंब चतुर्भुज मिला है इस पूरे समलंब चतुर्भुज में से ये जो वाला पार्ट है इसको कर दूंगा डिलीट, मतलब घटा देंगे। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे माइनस करना है एक और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, BCQR। यहाँ पर आपको पता चल चुका है कौन कौन सा समलंब चतुर्भुज का यूज किया है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहला समलंब चतुर्भुज है, उसके अंदर हमने आधार समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी का यूज किया है। अगले समलंब चतुर्भुज है तो वहां पे भी समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी की बात किया है। और जो अगला समांतर चतुर्भुज है जिसे हमने माइनस किया है उसके भी किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है जो कि हमारे पास BQ है। देखिए आप BQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके पास क्या है x2 और y2। तो इसके पैरेलल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर y2 मिलने वाला है और इसके पैरेलल यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है और यहाँ पर आपको x2 मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको चाहिए BQ प्लस AP, फिर क्या चाहिए QP। तो देखिए आपको चाहिए BQ, देखिए ये रहा आपका पास BQ प्लस करना है हमें, देखिए प्लस करना है हमें AP को। देखिए BQ प्लस AP करेंगे आप, BQ प्लस AP करेंगे आपको, तो आपको इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा, आपको y2 प्लस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, आपको इस तरह सबसे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो डेरिवेशन है मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसका जो फॉर्मूला आएगा लास्ट फाइनल आंसर जो फॉर्मूला आने वाला है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्मूला बचेगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जो फॉर्मूला है वो ये है, देखिए इसको थोड़ा सा ढंग से देखें तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए क्या है ये फॉर्मूला, किस तरह याद करना है, कैसे है ये। तो इसकी बात करें तो हमारे पास क्या था, एक त्रिभुज था। मैं आपको वापस वही त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ। देखिए आपके पास ये त्रिभुज था, ठीक है। इस त्रिभुज में आपके कितने निर्देशांक थे, 3 निर्देशांक थे, A B और उसके बाद कौन सा है निर्देशांक C। A के निर्देशांक की बात करूँ तो क्या आएगा, x1, y1। B के निर्देशांक की बात करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x2, y2। C के निर्देशांकों की बात करूँगा तो x3, y3 मिलने वाला है। इस तरह हमारे पास तीनों के तीनों निर्देशांक मिल चुके हैं। अब देखिए इन्हीं तीनों के निर्देशांकों का यूज करके ये फॉर्मूला बनाया है। रही बात इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इस फॉर्मूले को याद कैसे करें। तो देखिए हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र था, जो सबसे पहले जो सूत्र हमने बेसिकली पढ़ा था वो क्या था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बोल सकते हैं या शीर्ष लंब बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1/2 हमारे बेसिक फॉर्मूले में आ रहा था, तो इस वाले फॉर्मूले में 1/2 आ रहा है। तो ये तो हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि सर 1/2 कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका भी 1/2 है और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करके निकाला है जो हमारे लिए कौन सा है निर्देशांकों वाला, वहाँ पे भी 1/2। अब रही बात देखिए यहाँ पर क्या है आपके लिए आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन मिला है आधार इंटू ऊंचाई का, क्लियर हो चुका होगा आपको। अब मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर कि ये फॉर्मूला बनाना कैसे है और याद कैसे करना है। तो याद कैसे करना है मैं आपको वो ट्रिक समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी घड़ी लेनी है,
घड़ी मतलब जो आपकी भी हैंड वॉच है या दीवार घड़ी है, उसमें क्या होता है, पहले बजती है 1, उसके बाद बजती है 2, उसके बाद बजती है 3। अब देखिए हमारी जो ये वाली घड़ी निर्देशांकों वाली वो 3 पे आके खत्म हो जाती है, 3 के बाद वो वापस 1 ही बजाती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा वापस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर घड़ी की दिशा में घूमेंगे, क्या करेंगे, घड़ी की दिशा के अंदर घूमेंगे तो हमें ये सूत्र मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले सूत्र को भूल जाइए, अब मैं जो सूत्र याद करवा रहा हूँ आप उसकी बात करिए। देखिए आधार को मान लीजिए कि आधार आपका x है और ऊंचाई आपकी y है, जैसा कि हमने त्रिभुज के से जो डायग्राम देखा था, हमने जो त्रिभुज का वो देखा था सबसे पहले निर्देशांक वाला डायग्राम, तो वहां पर भी हमने ये देखा था कि जो आधार है वो x एक्सिस पे था और जो ऊंचाई थी वो y एक्सिस में थी, तो हमने आधार को x मान लिया और ऊंचाई को क्या मान लिया, y मान लिया। अब चलते हैं सूत्र की तरफ। देखिए सूत्र कैसे करना है, 1/2 ब्रैकेट क्लोज कर देना है यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, 1 से होती है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x1 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे x1। अब क्या करना है, 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3 आता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करा, फिर उसके बाद क्या आया y2, देखिए x के साथ क्या आया है, y आया है, यहाँ पर आधार इंटू ऊंचाई, तो x2 y2 माइनस y3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर। फिर चलते हैं प्लस आगे। अब देखिए एक तो आ चुका है x1 का, अब बचा किसका है, x2 बचा है हमारे पास, तो x2 को यूज करें यहाँ पर, तो हमें मिला है x2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है 3 और 3 के बाद वापस क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर क्या आया है, मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आया है y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब मैं बात करना चाहूँ, देखिए x1 आया है, उसके बाद x2 आया है, तो अब अगला क्या आएगा, x3 आएगा, तो मैं यहाँ नीचे लिखूंगा x3, क्लियर हो गया होगा आपको x3। अब ये 3 के बाद क्या आया है, 1 आया है, 1 के बाद फिर से वापस क्या आया है, 2 आया है, तो इसका मतलब क्या आया है y1 माइनस y2। तो इस तरह आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है, देखिए कैसे करना है, 1/2 अपनी जगह पे लगाना है, x1 से स्टार्ट करना है, x1 के बाद क्या घड़ी में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अगला फॉर्मूला देखिए x2 आएगा, 1 आ चुका है तो फिर क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 के बाद क्या है 3 के बाद वापस क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए 2 खत्म हो चुका है, उसके बाद चला है 3 के बाद क्या आया 1 के बाद वापस आ गया है 2, तो इस तरह आपका फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए हम इसकी कोशिश करेंगे तो आप इसके साथ साथ इस फॉर्मूले को भी याद हो ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं करना कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद करें, बिल्कुल नहीं याद करना है इस फॉर्मूले को। आपको जो ट्रिक्स बताई गई है आप उसको फॉलो कीजिए, आपको बस ये घड़ी याद करनी है। घड़ी कैसे याद करेंगे, 1/2 तो आ रहा है सर, आधार इंटू ऊंचाई चाहिए, तो आधार तो हमारी x है और ऊंचाई y है, तो क्या आएगा x1 आ चुका है, फिर क्या आया y2 माइनस y1, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये आ चुका है। अब से x का तो 1 आ चुका है, अब हमारे पास x का 2 बचा है तो x का 2 लिख लो, तो x का 2 आ चुका है तो क्या लिखना है 3 माइनस 1, फिर हमको कहाँ जाना है 3 पे जाना है, तो फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2। तो आपको इस तरह फॉर्मूला बनाना है, इसको डायरेक्टली याद नहीं करना है। क्लियर हो चुका होगा आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसके क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके ऊपर चलते हैं हम यहाँ पर और क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, यहाँ पर आपको शीर्ष दे रखे हैं और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है तो हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो ये यूज कर लेते हैं। देखिए A B एंड C हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें इसको नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर नाम क्या देंगे x1, y1, इसको नाम दूँ तो मैं क्या दूंगा x2, y2, इसको नाम दूंगा तो क्या दूंगा x3, y3। क्लियर हो चुका होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होगा यहाँ पर कि x1, x2, y2, x2, y2 और x3, y3 के निर्देशांक क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे निर्देशांक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए तो वहाँ से आपको बचना है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं फॉर्मूले की बात। फॉर्मूले की बात तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है तो वो बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको बनानी है घड़ी। घड़ी कैसे बनानी है, 1 लिखना है सबसे पहले, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद लिखना है 3, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से वापस 1 की तरफ। क्लियर हो गया होगा आपको कैसे जाना है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 की तरफ। फॉर्मूला स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार है हमारा x, तो देखिए
घड़ी की सुई कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो यहाँ पर हमें लिखना है x1 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आएगा 1 आ चुका है तो 2 3 क्या जाना है 2 3 एक साथ, तो y2 माइनस y3 हो चुका है ब्रैकेट क्लोज। देखिए प्लस साइन लगाना है, फॉर्मूले में कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा बीच में, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज के अंदर सारे माइनस आएंगे। अब मैं बात करूंगा 1 आ चुका है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा 2 के पास, तो यहाँ हमें यूज किया है x2 ब्रैकेट क्लोज, 2 आ चुका है 3 1 कहाँ जाना है y3 माइनस y1, फिर जाना है प्लस साइन, उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज, सॉरी उसके बाद देखिए 2 आ चुका है, अब क्या बच गया 3, तो x3, अब बात करें 3 तो क्या आएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया क्लोज। क्लियर हो चुका होगा आपको मैं फॉर्मूला। अब चलते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आप चलते हैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं, 1/2 अपनी जगह पर है, x1 की वैल्यू कंपैरिजन करें ऊपर से तो क्या मिलेगा x1 की वैल्यू तो क्या आएगी 2, और उसके बाद देखिए y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर है 0 माइनस y3, देखिए y3 है यहाँ पर तो y3 की वैल्यू माइनस की 4 है, तो माइनस की 4 हमें ब्रैकेट के अंदर रखनी है, ये आपको ध्यान है क्यों रखनी है, इसका कारण मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूँ। तो हम फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं y3 की वैल्यू यहाँ पर मिली है आपको माइनस का 4 माइनस साइन y1 की वैल्यू आपको मिली है 3, क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं यहाँ पर प्लस में बाकी की चीज नीचे लिख रहा हूँ, देखिए x3 ये क्या है आपका x3 यहाँ पर मिला है आपको x3, तो x3 की जो वैल्यू है यहाँ पर मिली है 2 ब्रैकेट क्लोज, y1 माइनस y2 क्या मिला है आपको y1 माइनस y2, तो y1 कितना है यहाँ पर 3 माइनस y2 की बात करें तो कितना आ रहा है जी, ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्रॉपर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्या आ रहा है 1/2 अपनी जगह पर है। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखिए माइनस का 4 है, माइनस का साइन आगे है, दोनों मिला के प्लस का बन चुका है और 4 दूनी हो चुका है 8, मतलब इस पूरे का एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना है 8 आ चुका है। तो यहाँ पर जो आंसर मिला है आपको यहाँ मिला है 8, क्लियर हो चुका होगा। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस साइन। अब चलते हैं वापस पीछे की तरफ, थोड़ा और कैलकुलेशन करें तो ये माइनस का 4 और माइनस का 3 दोनों जुड़ के बने हैं माइनस के 7 बन चुके हैं आपको, और ये माइनस का 7 और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके बना है प्लस का 7, कितना बन चुका है प्लस का 7, तो यहाँ आपको मिला है प्लस का 7। अब चलते हैं यहाँ पे फिर से प्लस आने वाला था, फिर से प्लस लगा दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए 3 माइनस 0 हो गया है 3, और 3 को जब हमने 2 से गुणा कराया तो 3 दूनी हो चुका है 6, तो यहाँ पर आपको मिला है प्लस का 6, तो यहाँ पे हमें मिला है प्लस का 6, क्लियर हो चुका होगा। ये हमें मिला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का, अब ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, अब देखिए 7 7 दूनी 14 और हो गया है 7 या 21, ठीक है। अभी कैलकुलेशन कैसे की है आप अपने ध्यान रखिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 21 आने वाला है, ओके। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आ गया है 21/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या मिला है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, हमने किसमें माना है ABC को अपने त्रिभुज माना है, और इसका हमें निकाला है क्षेत्रफल, क्या निकाला हमने क्षेत्रफल। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो निर्देशांक है, इस निर्देशांकों के आगे आपको कोई भी चीज नहीं दे रखी है, जैसे कि मैं बात करूँ सेंटीमीटर या मीटर, कोई भी बात नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर आपको भी कोई आंसर में कोई नहीं लगाना है। लेकिन बाई चांस आपको सेंटीमीटर और मीटर दे दिया जाए निर्देशांक में, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, यदि मीटर में दे रखा है तो मीटर का स्क्वायर लगाना है। यूनिट आपको जरूर लगानी है, ये जो यूनिट है ये जरूर लगानी है, क्योंकि यूनिट के नंबर करते हैं, तो यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिट को ना भूले, यूनिट लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप थोड़ा, ठीक है। और ये यूनिट कैसे आई है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब आपने सूत्र पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार भी एक हमारे पास डिस्टेंस दूरी थी और ऊंचाई भी एक दूरी थी, तो दोनों दूरियों को गुणा करेंगे तो दूरी का वर्ग ही होने वाला है, क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन को आप तो स्टार मार्क लगा ही दीजिए, क्योंकि आपने अपनी जो बुक है वहाँ पर आपने यही क्वेश्चन देखा होगा जब आपने अपनी बुक सॉल्व करी होगी। कब सॉल्व की होगी? जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्वेश्चंस किए होंगे, तब आपने ये वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि तीनों बिंदु सरेखीय हैं। तीनों बिंदु क्या हैं? सरेखीय हैं। ये चीज़ आपने जरूर देखी होगी। बिल्कुल। अब मैं आपको यही चीज़, यही टॉपिक में आपको आज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, जिससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। जब कभी भी आपको तीनों बिंदु सरेखीय वाला आपको क्वेश्चन मिले, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला ही सूत्र लगाना है। अब ये कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, इसका कारण मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई निर्देशांक है। अब मैं निर्देशांक बताऊंगा मैं आपको। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ होता है। इस ग्राफ में हमारे पास क्या है? त्रिभुज होता है। तो इस त्रिभुज को हम बना लेते हैं। देखिए, त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। अब देखिए, त्रिभुज में क्या होते हैं? 3 बिंदु होते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब ये 3 बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु नंबर 1 और बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 3, ये तीनों बिंदु होते हैं। ये तीनों बिंदु अलग अलग बिंदु जगह होते हैं। अब देखिए, यदि इस तीनों बिंदुओं को, इन तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा पे लाया जाए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? हट जाएगा, मतलब त्रिभुज मिट जाएगा। त्रिभुज कैसे मिटेगा? देखिए, BC तो अपनी जगह है ही है। अपन क्या करते हैं, इस A को यहाँ से हटा देते हैं और A को इस BC रेखा पर लेके आ जाते हैं। तो इस A को BC रेखा पे लाने से क्या होगा, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो चुका है? घट चुका है। और वो क्या हो गया है? अब 0 हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं? तीनों बिंदु ABC है, वो तीनों कैसे मिल रहे हैं? सरेखे मिल रहे हैं। सरेखे मिल रहे हैं। सरेखे का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में। कैसे मिल रहे हैं हमें? एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु यहाँ पर मिल रहे हैं। इससे क्या हुआ कि इसके बीच का जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल हो गया है 0। तो अब मैं वही चीज़ आपको समझा रहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपके पास एग्जाम में सरेखे का क्वेश्चन आए तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। क्यों त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है? कि यदि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो उसका कुछ ना कुछ मान आता, लेकिन यहाँ पर है सरेखीय, तो इसलिए यहाँ पर त्रिभुज का मान क्या हो गया है? 0, मतलब शून्य। क्लियर हो गया होगा आपको मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको लिखूंगा 0 के बराबर। 0 के बराबर लिखते ही मेरे पास क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों जो बिंदु हैं वो क्या हो जाएंगे? सरेखीय हो जाएंगे। और सरेखीय होने के बाद यहाँ पर जो ये k है ना, k y का जो k है, इसका भी मान आपके पास आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। जब कभी भी सरेखे आए तो सरेखे के अंदर आपको क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान है उसका मान क्या रखना है? आपको 0 रख कर देना है। 0 करने से क्या होगा? तीनों सरेखे आ जाएंगे। और सरेखे कैसे कहते कैसे हैं? यदि कोई बिंदु हमारे पास एक ही रेखा में हो तो उसे क्या बोलते हैं? सरेखे बोलते हैं। अब चलते हैं आगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं कि कैसे हमारे ये क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको बिंदु A दे देते हैं, इसको बिंदु B दे देते हैं, उसको बिंदु नाम दिया मैंने C। क्लियर हो गया है। अब इसको क्या करते हैं? इसको लिख लेते हैं x1, y1, इसको लिख लेते हैं x2, y2, इसको भी ब्रैकेट क्लोज, इसको नाम दे देते हैं x3, y3। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ। त्रिभुज ABC का हमें निकालना है क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/2। अब थोड़ा सा अपन काम करेंगे, बिना उस सर्कल का यूज करे फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया। सबसे पहले क्या आएगा? x1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, 1 आ चुका है तो 2 और 3 आएगा। क्या आएगा? 2 3 आएगा तो मतलब y2 माइनस y3। क्लियर हो चुका है। फिर लगाना है प्लस साइन। फिर क्या आएगा हमारे पास? x2 आएगा। अब 2 आ चुका है तो इसके बाद क्या आएगा? 3 1। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 1। इसका मतलब क्या आएगा? y3 माइनस y1 प्लस साइन। x2 आया है तो अब क्या लगाना है हमें? x3 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्या है? 3, तो फिर क्या आया? 1 और 2, मतलब 1 और 2, तो यहाँ आएगा y1 माइनस y2। क्लियर हो चुका है। और ये हमारा हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब देखिए क्या कर रहे हैं? तीनों बिंदु सरेखीय है। क्या है यहाँ पर? सरेखीय है। सरेखीय है तो यहाँ पर सरेखीय होने की वजह से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मान है, क्या है? कह रहा हूँ मैं मान
बराबर क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद क्या बनेगा आप वो देखेंगे हम यहाँ पर। और इसके पहले क्या करते हैं, सबको मिटाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहाँ पर तो मैं रखूँगा 0, क्या रखूँगा 0, 1/2, 1/2। अब रखते हैं x1 की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगी आपको, 7 देखने को मिलेगी। y2 माइनस y1 की बात करें तो 1 माइनस के देखने को मिलेगा, ठीक है, 1 माइनस के देखने को मिलेगा। प्लस साइन x2 की बात करें तो x2 की वैल्यू है यहाँ पर 5, y3 माइनस y1 की बात करूं तो y3 की मान यहाँ पर कितने हैं, k, माइनस y1 की वैल्यू की बात करूं तो y1 कितना है, -2 हो गया है। आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस x3 का मान यहाँ पर है हमारे पास 3, उसके बाद मैं करूँ y1 माइनस y2 तो y1 की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी -2 और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन है, और y2 की जो वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 1। क्लियर हो गया है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा चर, तो चर किधर आता है, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या आता है राइट हैंड साइड हमारे पास अचर। तो यहाँ पर हमें लिखा है 0, यहाँ पर है हमारे पास देखिए 1/2 को इस 1/2 को इस 1/2 को इस 0 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। तो इस 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आंसर आया है, 0 इस तरफ हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए चले तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस के, तो यहाँ पर आज जो आंसर मिला है आपको 7 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस के, 1 माइनस के। उसके बाद क्या लगाना है, हमें प्लस का साइन लगाना है, वो हम लगा दिया है। उसके बाद क्या है 5 ब्रैकेट क्लोज k प्लस 2, देखिए k प्लस 2 क्यों बोल रहा है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया है, प्लस बन चुका है। तो यहाँ पे मिला है आपको k प्लस 2, यहाँ पर जो आंसर मिला है 5 ब्रैकेट क्लोज k प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज हो चुका है फिर से। अब चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पर आंसर मिला है आपको माइनस का 3, और इस माइनस के 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये मिला है आपको माइनस का 3, इस माइनस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, माइनस के 9। आंसर क्या आने वाला है, माइनस के 9, माइनस के 9। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 7 के प्लस 5 इंटू के करेंगे तो 5k, और ये हो जाएगा 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 हो गया हमारे पास 10, माइनस 9 इजिकल टू 0। यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले बात क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर देखिए माइनस का 7 और प्लस का 5 है यहाँ पर, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर आपका माइनस के 2 के, ठीक है। ये 10, ये माइनस का 9 और ये हो गया है प्लस का 7, इन तीनों को एक साथ रखेंगे, के को एक तरफ कर दिया है, बाकी संख्याओं को हमने एक तरफ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है 1 और यहाँ पर आ चुका है 7, तो यहाँ पर टोटल जो आंसर आया है वो प्लस का 8 आया है इक्वल टू 0। थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए माइनस का 8 है इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो किसके पास जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो माइनस के 8 में जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू क्या हो गया है, माइनस का 8। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2k है इसको माइनस के 8k से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो माइनस के 8k से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस का 8 बटे माइनस के 2, माइनस का 8 बटे माइनस के 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। तो ये वाला जो माइनस है कैंसिल आउट होने के बाद क्या बन गया है, 8/2, और 8/2 क्या होता है, मतलब 8/2 क्या होता है, 2 चौके 8। तो यहाँ पर k का मान क्या मिला है, 4 मिल चुका है। k का मान क्या मिला है हमें पास, 4 मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब कभी भी आपके पास बिंदु सरेखीय आए तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करना है, 0 करना है। यही क्वेश्चन आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का भी देखा होगा, उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अंदर भी आपने क्वेश्चन किया होगा। तो वहां पर भी आपने क्या किया होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली होगी, फिर उसके बाद कहीं जाके आपको आंसर मिला होगा बहुत लंबा चौड़ा करने के बाद। यहाँ पर यही आंसर आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, आपको क्या करना है, इसके अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या करना है, 0 करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्यों 0 करना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों जो बिंदु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कुछ दूरी पे होते हैं, मतलब दोनों के बीच में कुछ दूरियां होती है, दोनों के बीच में कुछ कोण का मान होता है। हम क्या कर रहे हैं, सरेखीय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उन बिंदुओं को एक ही रेखा पे ला रहे हैं। उन बिंदुओं को एक ही रेखा में लाने का मतलब क्या हुआ कि वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जो देख रहे हैं उसका जो मान है वो हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि त्रिभुज का मान क्यों 0 कर रहे हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, वहां पर सरेखीय करना है। यदि आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने
अपने सारे दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट्स हैं निर्देशांक ज्यामिति के, चाहे वो आरबीसी के हो चाहे वो सीबीएसई का हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम अगले आने वाली वीडियो में आपके उस टॉपिक को कवर कर सकें। थैंक यू।